हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एडु गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष आपके लिए जनरल अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूं। इस टॉपिक को या इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो लगभग जो मेन टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स में से एक हमेशा सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा वो सब्जेक्ट हमेशा कहलाता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट। ठीक है, होता क्या है कि लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस लगभग किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप क्या करते हैं देखने की कोशिश करें तो हमेशा आपको किसी भी टॉपिक से या सब टॉपिक से मिले ना मिले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर देखने को मिल जाते हैं। लगभग सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है वो यही होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना और ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो बेसिकली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ सकते हैं और इससे आने वाले जो क्वेश्चन है ये किस तरीके के हो सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि बेसिकली ये क्या है, ये आपके लिए एक ऐसा लेक्चर है जिससे आपको जो ओवरऑल रिव्यू है वो आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। बाकी बची हुई चीजें हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन पहला लेक्चर है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे तरीके से समझिए कि क्या है पॉलिटी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और किस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी गवर्नेंस करने के नियम लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस क्यों जरूरी होता है, ये सारी चीजें आज हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया से संबंधित पूरे का पूरा सेगमेंट ही हम डील करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए इसको हम कहेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी एंटिटी को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि हमारे पास एक जगह है और इस जगह पर रहने वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए एक छोटी सी जगह है और इस पे कई सारे लोग जो है वो रह रहे हैं। अगर इन सारे के सारे लोगों को सही तरीके से रहना है तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या करना होता है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर एक सही तरीके से सोसाइटी या सिविल सोसाइटी के तौर पर अगर रहने की कोशिश करना है तो हमेशा क्या होना चाहिए, तो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेट ऑफ रूल्स। और सभी को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर सेट ऑफ रूल्स हमारे पास देकर रखे होते हैं तो इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को जब डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? डॉक्यूमेंटेड। और इन रूल्स को हम सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कि सर्वोपरि मान करके जब किसी भी प्रकार का गवर्नेंस करते हैं, क्या करते हैं? गवर्नेंस। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सेट ऑफ रूल्स हमारे पास अगर है तो उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गवर्नेंस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर क्या करेंगे? रूल करेंगे। ये रूल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली इन नियमों के बिना लगभग हर जगह पर भगदड़ जैसी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हमेशा किसी भी जगह को सही तरीके से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सेट ऑफ रूल्स के थ्रू जब किसी भी जगह पर आप रूलिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है और इसी सिस्टम को कहा जाता है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों है? तो पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत इसलिए है ताकि एक बेहतर तरीके की व्यवस्था में क्या किया जा सके? जिया जा सके और ऑब्वियस सी बात है अपने सभी तरीके के अधिकार मिल सके। इन पूरे के पूरे कंसेप्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? सेट ऑफ रूल्स जरूरी है। तो अच्छे तरीके से बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब सेट ऑफ रूल्स को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, यानी कि हम ये मानकर चले कि देश को चलाने के लिए डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसी डॉक्यूमेंट को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो कभी भी कोई आपसे पूछे, ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो छोटे मोटे शब्दों में अगर आप बताना चाहें तो आप उसको ये कह सकते हैं कि जब कभी भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो, ऑब्वियस सी बात है जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स लिखे हो, क्या करने के लिए? गवर्नेंस करने के लिए, बस उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास में एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं। किस चीज के लिए सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर रूलिंग करने के लिए या गवर्नेंस करने के लिए सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है?
कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग हर जगह पर क्या हो सकती है, मतलब एक तरीके से एनार्की हो सकती है, अराजकता टाइप की व्यवस्था होगी। कौन किसकी बात मानेगा, कौन किसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि यही चीजें डिसाइडेड नहीं है। तो जिन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उन जगहों की स्थिति क्या होती है, बहुत तरीके से मतलब बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आपको बस ये ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी इसलिए है ताकि किसी भी एक छोटे सा क्षेत्र या बड़ा सा क्षेत्र या कोई भी देश या कोई भी राज्य, किसी की भी बात अगर हम करें तो वहां पर सही तरीके से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके, लोग बेसिकली जो करना चाहें कर सके अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ में, और ऑब्वियस सी बात है लगभग पूरी व्यवस्था सही तरीके से चल सके। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। आपको याद होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेट आती है, इसको कहा जाता है 26 ऑफ जनवरी 1950। इस तारीख के बारे में लगभग सभी को पता है। ये वो तारीख थी जब हमारे देश में संविधान लागू होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है। बस वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ है उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी प्रोसेस है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बातें हैं वो हम सारी चीजें किसमें कवर करते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में कवर करते हैं। तब जाकर के हमें समझ में आता है कि जो भारत का सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे पास क्या खास बातें हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पर हम समझ के चलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो देश को चलाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि गवर्नेंस के सारे रूल बेसिकली किस में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इसलिए अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट मात्रा में हमें यह समझ में आ जाएगा कि देश चलता कैसे है, देश में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से सिस्टम्स बने हुए हैं जिन पर बेसिकली आधारित सारी की सारी चीजें एक दूसरे पर क्या है, संबंधित है। उन सब चीजों के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारा लगभग पूरा जो टारगेट होता है इस इंडियन पॉलिटी सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारा लगभग एम रहता है कि हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर ले, कवर कर ले। यही काम हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग थी वो कैसे स्टार्ट होती है और बेसिकली क्या हुआ हमारे पास पूरी की पूरी चीजों के तौर पर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है लगभग इतना बैकग्राउंड तो सभी को पता है क्योंकि हमें बेसिक क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है कि 1947 के पहले हम किसके गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। यानी कि हम एक इंडिपेंडेंट देश नहीं थे। 1947 में हमको अंग्रेजों से आजादी मिलती है और उसके बाद बेसिकली शुरू होता है एक नया दौर। जब इस दौर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने देश को चलाना है, और ऑब्वियस सी बात उस देश को चलाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, इन सब चीजों को हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कैसे आया। क्योंकि सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन स्वर्ग से तो उतर के आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है उसको बनाना पड़ेगा। तो उसके पीछे क्या कारण थे, कैसे चीजें हमारे पास क्लियर होती है, इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों से लड़ाई के समय में ही ऐसा बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि बेसिकली क्या होना चाहिए, एक देश जो स्वतंत्र होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसकी मांगे भी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अगर बात करें इसमें तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपके पास में पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि लगभग हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसी मांग सबसे पहले कब उठती है, तो सबसे पहले उठती है 1924 के आसपास उठती है। और ऑब्वियस ही बात है एक कमिटी की बेसिकली मीटिंग में, अब क्योंकि ये सब चीजें आपको याद नहीं रहेंगी इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के पहली ऑफिशियल मांग जो सबसे पहली बार उठी थी वो उठी थी 1924 में। और उस समय ये डिमांड की गई थी कि भारत का क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके बाद कई सारी जगहों पर कई मीटिंग्स में बेसिकली क्या होती है, ये सब मांगे उठती रहती हैं। और ऑब्वियस सी बात है एक मांग का उठना और उसका पूरा हो जाना ये दोनों एक चीज नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मांग लगभग बहुत लंबे समय तक क्या होती है, चलती जाती है। और फाइनली जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक असेंबली होनी चाहिए, ऐसी मांग हमारे पास सबसे पहली बार जाकर के कब पूरी होती है, तो याद रखिए वो पूरी होती है 1946 में। कब पूरी होती है, 1946। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है
कि द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन विच ईयर। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है 1946 में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस हमारे देश में स्टार्ट होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इस मिशन को कहा जाता है इस मिशन को कहा जाएगा कैबिनेट मिशन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के कारण से हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिर्फ एक ही काम था, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। इसलिए दो क्वेश्चन ध्यान रखिए, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कब से शुरू होता है, तो याद रखिए 1946 से स्टार्ट होता है, और किस मिशन के तहत होता है, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है, बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है ये क्या होती है, हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दो चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल ये उठता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए किसी भी जगह पर हमें क्या बनाना है, एक बनाना है पूरा का पूरा लॉ, या मान लो आपके पास पूरा का पूरा क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो एक आदमी तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि वो एक आदमी को हर वो चीज पता नहीं है जिसके आधार पर क्या बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। जैसे माइनॉरिटी के क्या अधिकार होने चाहिए उनके बारे में किसी एक व्यक्ति को पता होगा, फिर इसके बाद हमारे पास देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए उसके बारे में किसी और को पता होगा। तो जब कई सारे लोग मिल करके एक ऐसी असेंबली बनाते हैं जिसमें हर क्षेत्र के सारे लोग शामिल हों, और ऑब्वियस ही बात है वो अपनी मांगों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ऐसी असेंबली को, यानी कि एक तरीके से इस तरीके की जो कमिटी होती है उसको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा जाता है उसको, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ध्यान ये रखिए कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया गया हमारे देश का, वो किसके द्वारा किया गया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या किया, निर्माण किया गया। इसमें बहुत सारे लोग क्या थे, शामिल थे। ध्यान रखिएगा इनकी संख्या थी 389, यानी कि 389 मेंबर्स की एक ऐसा पैनल था जिसने हमारे देश का क्या बनाया है, संविधान बनाया है। इसी 389 लोगों के पैनल को ही हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ये दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या थी, तो याद रखिएगा कि एक तरीके से चुनी गई संस्था थी। ठीक है, इसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि चुनी गई संस्था थी, कुछ लोग इसके इलेक्टेड थे और कुछ लोग बेसिकली नॉमिनेटेड थे। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, तो एक तरीके से ऐसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है उसको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रक्रिया कब शुरू होती है, 1946 में। ऑब्वियस ही बात है कब जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे पास कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो बेसिकली वो थी, कह सकते हैं आपके पास प्रक्रिया, वो कब स्टार्ट हो जाती है, जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। और जुलाई 1946 में ही बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कोई भी व्यक्ति चुन नहीं लिया जाना था, मतलब एक्चुअली उसको अपॉइंट नहीं कर लेना था, उसको बेसिकली इलेक्ट करना था, यानी कि हमको लोगों के बीच में से उस व्यक्ति को चुन करके सामने लेकर आना था। तो ऑब्वियस सी बात है जुलाई में क्या होते हैं, इसके इलेक्शंस हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है पूरी समिति बनते बनते कुछ समय हो जाती है, और ऑब्वियस सी बात है इसकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो मीटिंग्स स्टार्ट होती है जाकर के दिसंबर में। कब स्टार्ट होती है, दिसंबर। तो पूछा जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो कामकाज है वो कब शुरू होता है, तो याद रखिएगा उसका कामकाज शुरू होता है दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो दिसंबर 1946 में जब इसकी मीटिंग शुरू होती है तो पूछा जाता है कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पहली मीटिंग की जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टूक प्लेस, आंसर इज 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले क्या होती है, इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, फिर उस मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था, तो याद रखिएगा कि जब भी मीटिंग की शुरुआत होती है तो हमेशा मीटिंग की शुरुआत के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, क्योंकि पहली बार ये समिति बन रही थी, अध्यक्ष कोई थे नहीं। तो ध्यान ये रखिएगा कि उस समय हमने किया ये, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा किया कि एक अपने ही बीच के मेंबर, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट या फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखिएगा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले चेयरमैन चुने गए थे सिर्फ मीटिंग को प्रेसाइड करने के लिए, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्या नाम था उनका, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बेसिकली मीटिंग चलाने के लिए टेम्परेरी चेयरमैन के तौर पर क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था। और ऑब्वियस सी बात है इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहली बार अध्यक्ष के तौर पर क्या किया था, स्टार्ट किया था। पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या होती है, दूसरी मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग ध्यान रखिएगा 9 को पहली मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग हो जाती है 11 को। ठीक है,
तो 11th को यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो ऐसे ही आपस में बीच में से बनकर के मीटिंग का चुनाव कर दिया गया था अध्यक्ष का, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या चाहिए थे, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए थे। तो याद रखिएगा सेकंड मीटिंग में ये हुआ कि हमने परमानेंट अध्यक्ष का क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। और ध्यान ये रखना है कि सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बने वो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, हु वाज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछा जाएगा कि हु वाज द फुल टाइम या बेसिकली परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। ये बनते हैं बेसिकली परमानेंट चेयरमैन किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बेसिकली क्या होती है, यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर ठीक 2 दिन बाद एक अगली मीटिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसको लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा तारीख यानी 9, 11 और फिर इसके बाद कब 13 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप ये ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये है कि एक तरीके का ऐसा प्रस्ताव आया सामने कि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर असेंबली होगी तो उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आते हैं कि भाई इस प्रस्ताव पे हम चर्चा कर लेते हैं या इस बात पर पे अब हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा पूछा जाता है हमेशा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया है यानी कि बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव वाला प्रस्ताव आया, ये कब आया था, याद रखिएगा ये आया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि ये लाया गया था यानी कि इसको मूव किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था। और जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आता है तो ऑफिशियली जो मीटिंग का काम था, यानी कि मीटिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो सारा का सारा काम फिर स्टार्ट होता है इस पूरे के पूरे प्रस्ताव के आने के बाद से। और ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, हमारे पास शुरू हो जाती है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, जब ये काम शुरू होता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा क्या था, तो उसमें यही लिखा था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के सारे नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दे। हमारी सरकार बेसिकली पार्लियामेंट के तौर पर चल सकती है, 2 सदन हो सकते हैं, एक ऊपर का सदन एक नीचे का सदन। ऑब्वियस सी बात है उसमें लगभग पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें थी जो बेसिकली आगे चल करके हमको नियमों के तौर पर कोडिफाई करनी थी, वो सब किसमें लिखी हुई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू लिखी हुई थी। और ऑब्वियस सी बात है इसी को क्या करना था, पास करना था। अच्छा, ये फिर बाद में पास भी हुआ क्योंकि ये बेसिकली क्या करना होता है, मूव करना होता है। मूव होने के बाद जब ये पास होता है तब फिर ये आगे की प्रक्रिया चीजें होती है। लेकिन इसके साथ में ठीक उसी समय से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, हमारे पास शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी चीजें को डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप फिर ये ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली कब तैयार हो जाता है। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के हमारे पास तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। कब हो जाता है, 1949 में बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। ऑब्वियस ही बात है इसी दिन हमारे पास क्या होता है कि लगभग पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या मानते हैं, फाइनलाइज मानते हैं। और यही कारण है कि जब कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल पढ़ेंगे यानी कि प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसमें एक डेट का मेंशन होता है। वो डेट हमेशा कौन सी होती है, 26 ऑफ क्या होती है, नवंबर 1949 होती है। बस आपको इतनी सी बात यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब यहां पर पूरा का पूरा हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, वो 26 नवंबर 1949 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। मतलब उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज से लगभग पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फिर ध्यान रखिएगा लगभग 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और यही कारण है कि बेसिकली हर साल 26 जनवरी को हम किसके तौर पर मनाते हैं, तो याद रखिएगा हम उसको मनाते हैं रिपब्लिक डे के तौर पर। ठीक है, तो याद रखना किस खुशी में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन क्या हुआ था, पूरे देश में इनएक्ट हो गया था।
ठीक है, तो ये थी हमारे पास पूरी प्रक्रिया। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सी डिटेल और ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट होती है दिसंबर 1946 से, और याद रखना तब से लेकर के लगभग जो हमारे पास इनेक्टेशन होता है या कि फिर 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, तब तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय लगता है लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। यानी कि आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में देश में, और लगभग इसको बनाने में कितने लाख लग गए, 64 लाख का क्या हो गया, खर्चा हो गया। और आज हम जिस देश में रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये जिस नियम कानून के तहत चलता है जिसको हम कहते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेसिकली कितने साल में बनकर तैयार हुआ था, लगभग 3 साल, या कह सकते हो कि एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर के क्या होता है, तैयार होता है। तो ये प्रक्रिया थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इस चीज को अगर हम समझ के चलेंगे तो हमारे पास लगभग कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पोर्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इतना आसान नहीं था कि हमने कह दिया कि चलो ये लिख दो तो ये लिख दिया, फिर इसके बाद वो लिखना था वो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें अच्छे खासे तरीके से चीज़ों को पहले लिखते थे, फिर उस पर डिबेट होती थी, फिर डिस्कशन होते थे, फिर डिस्कशन के बाद फिर बोलते थे नहीं इसमें ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए। इन सारी की सारी चीज़ों को जब हम साथ में लेकर के चल रहे थे तो इतने जटिल प्रक्रिया को भी हमने लगभग कितने साल में पूरा कर दिया, 2 साल 11 महीने में पूरा कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वाली बात होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये समय ज्यादा नहीं बल्कि बहुत कम था। किसी भी चीज को एकदम जीरो से शुरू करके बेसिकली क्या करना, उसको इस लेवल तक पहुंचाना, ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसको हमने इतने कम समय में क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दौरान कई सारी कमिटी बनी। ठीक है, इन कमिटी में सारा का सारा जो पोर्शन था वो बेसिकली अलग अलग लोगों के बीच में बटा हुआ था, और उनका काम सिर्फ ये था कि अपने विषय से संबंधित मतलब चीजों के बारे में क्या देना, हमारे पास नॉलेज देना, और नॉलेज के तहत ये भी समझना कि वहां पर क्या क्या चीजों को हम सही कर सकते हैं और किन चीजों को लेकर के हमें आपसी सहमति से बहुत सारे काम करने हैं। इन सब के लिए कई सारी क्या बनाई गई थी, कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर देखें तो कमेटी तो मेरे ख्याल से काफी कुछ थी। आप बस 2-3 कमेटियों के बारे में नाम थोड़ा सा समझ कर चलेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कमेटी थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। तो याद रखिएगा कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, किसी भी चीज को अगर मानेंगे तो वो मानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को। और याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे बेसिकली कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा ये चेयरमैन से। तो याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन थे। तो याद रखना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग सारा ड्राफ्ट, यानी कि कह सकते हो कि जिस फॉर्मेट में आज आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, अंबेडकर साहब को जाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ो, उस समय भारत में भी कोई और नहीं रहा होगा, और यही कारण था कि इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन का सारा हिस्सा क्या करना है, मैनेज करना है। और ऑब्वियस सी बात है उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप भी किया। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें क्या है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस कमेटी के चेयरमैन थे, तो याद रखिएगा वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। हालांकि एक चीज और ध्यान रखना है कि बेसिकली इनके बराबर कोई दूसरा पढ़ा लिखा नहीं था। थोड़ा बहुत अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी रखता था कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में या कानून के मामले में, तो एक नाम बस याद रखिएगा, कहीं पर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इनका नाम था BN राव साहब। क्या नाम था, BN राव। ठीक है, याद रखिएगा ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, इनके पास भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई ऐसा खास चुने हुए सदस्य नहीं थे, बस इनको ध्यान रखना है कि ये कैसे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किए गए थे। इनके पास भी अच्छा खासा ज्ञान था, टक्कर देने लायक। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन लोगों में से सबसे जो कहना चाहिए ज्ञान वाले व्यक्ति थे, ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, वो थे अंबेडकर साहब। इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे ड्राफ्ट को क्या किया था, तैयार किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट क्या रही है, कमिटी भी रही है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, कि बेसिकली किस तरीके से व्यवस्था चलनी चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, इसके लिए पूरा का पूरा स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और स्टीयरिंग कमेटी के भी क्या थे, वो हेड थे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और याद रखिएगा तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सी कमेटी थी, इसमें थी हमारे पास यूनियन पावर्स कमेटी। कैसे कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी। याद रखिएगा यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये 3 कमेटी तो अच्छे तरीके से भी ध्यान रखिए, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पोर्शन है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो कई सारी कमेटियां थी, उन कमेटियों में से 3 इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो मैंने आपको बता दी। अब समझते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है रैनसैकिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है रैनशेकिंग, ठीक है। यानी कि जब कभी भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा हिलाया डुलाया जाए तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें नीचे गिरी वो बेसिकली कहां पर इकट्ठी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकट्ठी हो गई। इसलिए इसको कहा जाता है रैन शेकिंग ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली जो 64 लाख रुपए का खर्च आया उसमें से जो अधिकतर खर्चा था वो इस बात को लेकर के था कि हम दूसरे देशों से बेसिकली जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़कर के क्या अच्छी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना सकते हैं, इन सब की स्टडी का जो एग्जैक्ट पोर्शन था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्सेस। यानी कि किन सोर्सेस के आधार पर हमने इंपॉर्टेंट बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी हैं, इस पोर्शन को कहते हैं अपन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, ठीक है। अलग अलग हमने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनसे जो सबसे अच्छा मिला उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। इसी के कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, रैनशेकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी, कैसे हमने इकट्ठे करी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। यानी कि सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी आपसे पूछे इस दुनिया का सबसे पुराना या ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो अच्छे से याद रखिएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को हम कहते हैं ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो ये इसकी खास बात है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, लगभग 1789 के आसपास का ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ध्यान ये रखना है कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, यूएसए का है, ठीक है। चलिए उससे हमने क्या क्या एडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा कि कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल को लेने का जो हमारे पास आइडिया आया वो कहां से आता है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लगा हुआ है, प्रियम्बल लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है, इसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। यानी कि किसी भी देश में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकारों के बारे में हमको आइडिया बेसिकली, हालांकि वो तो सबके पास होता है कि मुझे क्या अधिकार मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से यूएसए ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए थे उससे आइडिया लेकर के हमने फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली कहां शामिल किया था, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। याद रखिएगा कि भारत में जो जुडिशरी है वो सभी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी हमको कहां से मिलता है, वो मिलता है यूएसए से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप याद रखिएगा कि वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। आई बात समझ में। फिर अलग से चीज, मतलब दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि यूएसए के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो क्या है हमारे पास, ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर अच्छा खासा क्या था, कॉलोनियल एरा चला, यानी कि पूरे के पूरे जो हम थे उस जमाने में वो हम ब्रिटेन की ही कॉलोनी थे। यही कारण था कि लगभग वहां की सबसे ज्यादा जो व्यवस्थाएं थी वो हमारे देश में क्या होती हैं, कॉपी होती है। तो याद रखिएगा कि हमारे देश में जो सिस्टम है वो कैसा चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो होता है पीएम। ये व्यवस्था हमने कहां से ली, तो ऑब्वियस सी बात है ये व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है ब्रिटेन से, ठीक है। यूएसए में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, यानी कि वहां यूएसए में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा वो कौन होगा, प्रेसिडेंट। हमारे देश में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यही कारण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने किससे अडॉप्ट किया है, हमने ब्रिटिश सिस्टम से क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ये बात भी ध्यान रखना है।
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मिनिस्टर सिस्टम है, जैसे आपने सुनते होंगे ना, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ से हमारे पास आता है, ब्रिटेन के सिस्टम से ही हमारे देश में आता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश की देन है, तो याद रखिएगा वो देन है ब्रिटेन की। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आ जाइए, फिर आता है अगला जो सोर्स है वो है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट हमने एक चीज कॉपी करी है, इसको कहा जाता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसीज। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आयरलैंड है वहां से हमारे पास जो डीपीएसपी है वो सीधे हमारे कहां पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ये क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा मोटे तौर पर कि डीपीएसपी कहां से आते हैं, तो डीपीएसपी आते हैं हमारे पास आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या किया है, तो याद रखिए कि सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इसके बारे में जितना अच्छा काम ऑस्ट्रेलिया ने किया है शायद किसी दूसरे देश ने किया हो। यही कारण है कि उनके इस चीज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, कॉपी किया है। और इसी के साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपके पास में लिस्ट आती है जिसको कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, हिंदी वाले कभी अगर पढ़ोगे तो इसको कहा जाता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो याद रखना है कि जब कभी भी कॉन्करेंट लिस्ट की बात होती है ये कहलाता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा एक 7th शेड्यूल भी है, वो भी अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो उस 7th शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट आती है, ऑब्वियस सी बात है वो कंकरेंट लिस्ट हमने बेसिकली कहां से अडॉप्ट करी है, यानी कि किस उसका कंसेप्ट कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बेसिकली क्या किया है, उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और है साउथ अफ्रीका। इससे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस ली है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी कि हमारे देश में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत भी फेरबदल करने होंगे तो इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि कैसे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने अडॉप्ट किया है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए और इसके बाद फिर आता है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि रशिया, कई जगहों पर ये यूएसएसआर भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। तो यूएसएसआर से हमने बेसिकली जो अडॉप्ट किया है वो अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यानी कि हर एक नागरिक को अपने देश में रहते हुए क्या इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए, इससे रिलेटेड जो हमारे पास पूरा का पूरा हिस्सा है उसको हमने कहां से लिया है, तो ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये था मेरे हिसाब से पूरा का पूरा बेसिक जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इंपॉर्टेंट कमिटीज और सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज आप अच्छे तरीके से एक बार ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए उसके लिए मिलेंगे हम इसके बाद में। चलिए, थैंक यू।